हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है मृत धातु। तो धातु वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था सीक्वेंशियल फॉर्मेशन ऑफ ऑल धातुस। रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा और शुक्र। ये पूरी सीक्वेंशियल ऑर्डर है। जो रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा और मज्जा के बाद शुक्र बनता है। तो उसमें मेद धातु है, उसका फॉर्मेशन होता है फोर्थ नंबर पर, जो कि हमारे बॉडी में लगभग कंप्लीट बॉडी में उपस्थित है। तो उस सिक्वेंशियल फॉर्मेशन में मास के बाद बनती थी मेद धातु। तो उसीलिए मेद धातु का पर्याय हम बोल सकते हैं मांसजा या मांस तेज। और मेद धातु के फॉर्मेशन के बाद बनती थी अस्थि धातु। तो इसीलिए मेद धातु का पर्याय हम अस्थिकृत भी ले सकते हैं। तो आज हम उस मेद धातु के बारे में पढ़ेंगे। तो मेद धातु में सबसे पहले हम निरुक्ति देखेंगे, फिर उसके स्रोतस, फिर उसका फॉर्मेशन, उसका फंक्शन और वृद्धि या क्षय की वजह से हमारी बॉडी में क्या क्या इफेक्ट होती है वो देखेंगे। तो सबसे पहले है उसकी निरुक्ति। निरुक्ति से पहले मैं आपको उसके नॉर्मल फीचर्स बता दूं, उसके नॉर्मल प्रॉपर्टीज। तो मेद धातु स्निग्ध है, स्थिर है, गुरु है, मृदु है और सांद्र है, पिछिल। ठीक है, ये याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है, आगे समझने में काम आएगी। तो अब देखते हैं उसकी निरुक्ति। तो है मेदयति स्नीयति अननिति मेदः। जो शरीर में फैट को बढ़ावा दे, मतलब मेदयति, उसे हम बोलते हैं मेद। फिर है स्नीयति, जो शरीर को ल्यूब्रिकेशन प्रदान करे। लाइक हम बोलते हैं, जैसे हम नहीं बोलते कि हमारे खाने में घी होना चाहिए जो हमारे जॉइंट्स को ल्यूब्रिकेट करता है, वैसे ही ये मेद धातु के लिए यूज किया है स्नीयति, मतलब कि हमारे बॉडी पार्ट्स को ल्यूब्रिकेशन प्रदान करता है। फिर दूसरा टॉपिक है मेद व स्रोतस। तो स्रोतस किसे कहेंगे? स्रोतस वो है जहाँ पर उस धातु का पर्टिकुलरली फॉर्मेशन होता है या फिर वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो उसे हम बोलते हैं स्रोतस। तो मृत धातु के स्रोतस के बारे में पढ़ते हैं। तो मेदो वाहनम स्रोतसाम वृक्को मूलम वपाहनम च। तो मेद धातु का स्रोतस है वृक्को। वृक्को मतलब क्या होता है? किडनी। फिर है वपाहनम। वपाहनम क्या है? ओमेंटम और मिजेंट्री जो हम बोलते हैं वो। ओमेंटम क्या है? एक डबल लेयर सीट है जो हमारे स्टमक में होती है, उसे हम बोलते हैं ओमेंटम, जहाँ पर फैट स्टोर होती है। इसीलिए हम उसका स्थान स्रोतस या फिर उसका स्थान बोल सकते हैं। एक और है कटी। कटी मतलब वेस्ट रीजन। तो वेस्ट रीजन में भी उसका मृत धातु का स्रोतस है। तो मृत धातु के कितने स्रोतस हमने देखे? तीन स्रोतस देखे, किडनी में, ओमेंटम में और एक है वेस्ट रीजन में। इसके बाद हमारा टॉपिक है सिंथेसिस फॉर्मेशन ऑफ मृत धातु। ठीक है, तो बेसिकली किसी भी धातु का फॉर्मेशन अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही होता है, मैटरनल आहार रस से होता है। फिर उसका आफ्टर बर्थ उसका नरिशमेंट और उसका डेवलपमेंट या फिर ग्रोथ हम जो फूड डाइजेस्ट करते हैं उसी से उस होता है। तो यहाँ पर सीक्वेंस दिया हुआ है आफ्टर बर्थ नरिशमेंट ऑफ धातु। तो पहले मैं नॉर्मली जनरल सभी धातु के लिए बता दूं कैसे होता है। तो जनरली क्या होता है, हम फूड इंजेस्ट करते हैं, फिर उसका डाइजेशन होता है जठर अग्नि से, उससे बनता है आहार रस। अब ये आहार रस है, उसमें सभी धातुओं के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। उस न्यूट्रिएंट को पर्टिकुलर उस धातु का पोषक बोलते हैं। जैसे कि रक्त है तो उसके लिए पोषक रक्त बोलते हैं उसके न्यूट्रिएंट को। फिर रस है तो उसके न्यूट्रिएंट को हम बोलते हैं पोषक रस।
फिर यहाँ पर मेद है तो उसके न्यूट्रिएंट को हम बोलेंगे पोषक मेद। ऐसे सभी धातुओं के लिए होता है। तो जैसे कि ये न्यूट्रिएंट है वो सभी वो आहार रस में होता है। तो पर्टिकुलर जो आ, किसी भी धातु का फॉर्मेशन होना है तो जो आहार रस में जो न्यूट्रिएंट है पर्टिकुलर धातु का, वो न्यूट्रिएंट का ट्रांसफॉर्मेशन होता है उस धातु के स्रोतस में। अ, वो स्रोतस में चला जाए उसके बाद वहाँ पर पर्टिकुलर उस धातु की धात्वाग्नि होती है जो पोषक धातु या फिर न्यूट्रिएंट को ट्रांसफर उसको बनाती है, ट्रांसफर करती है स्टेबल धातु में। और उसके साथ उसका उस धातु का मल या फिर कीट बोलते हैं वो भी बनता है। तो यहाँ पर देखते हैं मीठ धातु का। जैसे कि यहाँ पर आहार रस बना, उसके बाद न्यूट्रिएंट होगा। तो यहाँ कौन सा न्यूट्रिएंट होगा? पोषक मेद, मतलब कि मेद धातु का न्यूट्रिएंट होगा। उसका ट्रांसपोर्टेशन होगा मेद व स्रोतस में। अब हमने स्रोतस पढ़ा, कौन सा देखा? वृक्क देखा एक। उसके बाद हमने देखा वपाहनम मतलब ओमेंटम। फिर देखा कटी, वेस्ट रीजन में। तो ये 3 रीजन में ट्रांसपोर्टेशन होगा। वहाँ पर मेद धात्वग्नि, पर्टिकुलर धातु की धात्वग्नि। तो यहाँ पर है मेद धातु, तो उसकी धात्वग्नि होगी जो पोषक मेद को ट्रांसपोर्ट करेगी पोष्य मेद और कीट में। तो यहाँ पर मेद धातु का कीट कौन सा है? स्वेट, ये याद रखना है। तो ये सीक्वेंस ऑलमोस्ट सभी धातुओं के लिए सेम होगी, बस वो चेंज होगा तो बस उसका न्यूट्रिएंट और उसका स्रोतस, ये 2 चीज़ ही चेंज होगी। फिर धातु बनेगी और उसका एक का चेंज होगा, उसका कीट अलग बनेगा हर धातु का। जैसे कि यहाँ बना है स्वेद। ये ध्यान पर मत लेना, ये गलती से आ गया है यहाँ पर, याद नहीं रख, ये नहीं समझना। आप यहाँ पर ये समझ सकते हैं, वहाँ पर ये गलती से रखा था, ये नहीं ध्यान रखना है। सिंथेसिस अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में होगी। फिर नरिशमेंट होगा उसका आफ्टर बर्थ, हमारे डाइजेशन से आहार रस से। न्यूट्रिएंट है उसका, पोषक धातु है, पोषक मेद है यहाँ, वो स्रोतस में जाएगा। वहाँ पर मेद धात्वग्नि होगी जिससे बनेगा स्टेबल मेद धातु। तो आई होप ये सीक्वेंस आपको समझ में आई होगी। ऑलमोस्ट सभी धातुओं के लिए सेम होती है। फिर आगे का हमारा टॉपिक है फंक्शन ऑफ मेद धातु। तो मेदः स्नेह स्वेदो दृढ़त्वं पुष्टिम अस्थानम च। तो मेद क्या कराता है? स्नेहन कराता है, स्वेदन करवाता है, दृढ़त्व प्रोवाइड करता है और अस्थि पोषण के लिए रिस्पॉन्सिबल। मैंने आपको पहले बताया कि मेद धातु है वो हमारी बॉडी में लुब्रिकेशन का काम करता है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमारी बॉडी के डिफरेंट बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें सॉफ्टनेस आएगी, फ्लेक्सिबिलिटी आएगी और इलास्टिसिटी आएगी। तो उसे हम बोलते हैं स्नेहन। फिर दूसरा है स्वेदन। तो हमने 11th में भी पढ़ा था कि स्वेट है वो हमारे बॉडी को कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है या फिर हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है। तो ये वही है कि प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्वेट इज नोन एज स्वेदन। तो स्वेदन वही काम करता, मेद वही काम करता है हमारे बॉडी को स्वेद मतलब कि स्वेट के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। फिर है दृढ़त्व। तो हम लुब्रिकेशन करता है बॉडी में, तो उसकी वजह से बॉडी के डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट के बीच में फ्रिक्शन घटेगा। फ्रिक्शन घटेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो इसीलिए मेद का एक और काम होता है दृढ़त्व, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। फिर है पुष्टिम अस्थाना, मतलब कि अस्थि का पोषण, नरिशमेंट करता है। सिक्वेंशियल ऑर्डर में उसके बाद ही बनता है। तो ये तो सब फंक्शन है, सबको पता ही है। फिर आगे का टॉपिक है वृद्धि ऑफ मेद। तद मेदस तथा श्रमम
अल्पेपि चेष्टिते श्वासम स्फिक्स स्तन उदरलंबकम। यहाँ पर दिया हुआ है श्रमम अल्पेपि चेष्टिते श्वासम। श्रमम अल्पेपि मतलब कम काम करने पर भी, चेष्टिते श्वासम मतलब कि ब्रेथ बढ़ जानी, श्वास बढ़ जाना, मतलब हम जब कम काम करेंगे फिर भी हमारे सांस बढ़ जाएगी, ये कहना चाहता है। लाइक हमने स्लाइट एक्सरसाइज कर ली और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग हो गई, तो वो है अल्पेपि चेष्टिते श्वासम। फिर मेद की वृद्धि से क्या होगा? स्फीक स्तन उदर लंबकम। तो स्फीक मतलब क्या? बतख। फिर स्तन ब्रेस्ट, और उदर मतलब कि एब्डोमेन। यहाँ पर फैट का एक्सेसिव डिपोजिशन होगा। कुल मिलाकर हमारी बॉडी में ओबेसिटी बढ़ाएगा। यह है बॉडी में मेद वृद्धि के लक्षण। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है क्षय ऑफ मेद धातु। तो मेद क्षय प्लीहाभिवृद्धि संधि शून्यता रोक्ष्यम मेदुर मांस प्रार्थना। तो मेद का क्षय होने की वजह से प्लीहा की वृद्धि होगी। प्लीहा मतलब क्या? स्प्लीन, जो कि लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट होता है। स्प्लीन की वृद्धि मतलब क्या कि उसकी साइज बढ़ जाती है। स्प्लीन की साइज बढ़ जाती है। तो यह क्वेश्चन ये आता है कि मेद बढ़ जाएगा तो उसकी साइज क्यों बढ़ेगी? वो तो हार्ट के लेफ्ट साइड है ना। जो एब्डोमिनल मेद है हमारा, उसका एक्सट्रीम लॉस होगा। वो एक्सट्रीम लॉस होने की वजह से क्या होता है कि जो स्प्लीन है वो हमें पाल्पेबल होने लगती है। तो उसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि स्प्लीन की साइज बढ़ गई है, पर एक्चुअली स्प्लीन की साइज बड़ी नहीं होती, बस हमें ऐसा फील होता है। फिर है संधि शून्यता। संधि मतलब जॉइंट्स, और शून्यता मतलब लाइटनेस। तो जॉइंट्स के आसपास की जो मेद धातु है वो एकदम डिक्रीज हो जाती है। उसकी वजह से जॉइंट्स के आसपास हमें एकदम लाइटनेस फील होने लगती है। उसके बाद है रॉक्शियम, मतलब ड्राइनेस, ड्राइनेस ऑफ हेयर, नेल, एटसेट्रा। फिर है मेदोरमांस प्राथमिक। तो मेद क्षय होने से जो नॉनवेज खाने की जो इच्छा होती है वो एकदम से बढ़ने लगती है। तो यह है मेद क्षय का लक्षण। उसके बाद एक और श्लोक लिया है मेद क्षय का। मेदसी स्वप्नम पट्य प्लीह वृद्धि कृषांगता। तो प्लीह वृद्धि कृषांगता तो वही है जो मैंने आगे के श्लोक में बताया। तो यहाँ पर एक नया है स्वप्न कट्य। तो यहाँ पर कटिया मतलब क्या लेना है? कटी रीजन, मतलब कि जो वेस्ट रीजन है वो है कटिया। तो वेस्ट रीजन के आसपास जो मेद धातु होती है वो एकदम डिक्रीज हो जाती है मेद क्षय होने के कारण। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आज हमने क्या पढ़ा? निरुक्ति पहले मैंने बताई, फिर उसके स्रोतस कौन से थे वो बताए, फिर सिंथेसिस मैंने ऑलमोस्ट सारे धातु की बता दी, जो कि सीक्वेंशियल ऑर्डर एकदम सेम ही होता है, बस उसके स्रोतस चेंज होते हैं और उसका मल चेंज होता है। फिर मैंने फंक्शन बताया और वृद्धि और क्षय। तो थैंक यू। आपको मैं आज मैंने जो समझाया वो आपको समझ में आया होगा।